क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 16 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के हैं वो हैं निम्नलिखित। LGBTIQ स्वतंत्रता क्षेत्र यूरोपियन यूनियन ने, जिसमें कि पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जो है इन्होंने कह दिया है कि अब LGBTIQ फ्रीडम जोन होगा, मतलब इनके राइट्स की पूरी तरीके से सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण सब किया जाएगा। ठीक। राजस्थान सूचना आयोग द्वारा 5 अधिकारियों को लापरवाही दिखाने के कारण दंड दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधित क्या चीज़ें हुई हैं, राजस्थान ने अगर ऐसा कदम लिया है तो हमें क्या समझना चाहिए इससे कि आरटीआई में क्या चीज़ें चल रही हैं, यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। ईंधन आउटलेट पर बेंजीन उत्सर्जन में कमी लाए। देखो, अगर यहाँ से इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बेंजीन का एमिशन सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर होता है या फिर कहाँ नहीं होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे पूछे कि पेट्रोल पंप के पास में सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और बेंजीन एमिशन जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीक़ों से ही हो सकता है। येलो कुछ कलर का इसका जो होता है ये आपका जो है पॉल्यूशन थोड़ा बहुत माना जाता है इसको। तो ये चीज़ है। एनजीटी का एक पैनल था जिसपे इसने बात कही है। केरला में एक कमीशन बैठाया था, उसने वहाँ पे बात बोली है कि बेंजीन के एमिशन को कम करना है। म्यांमार में आने वाले प्रवासियों पर रोक लगाई जाए। अब केंद्र में मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है, क्योंकि म्यांमार में क्या हुआ है कि अभी मिलिट्री रूल फिर से लग गया है। वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जनता रूल बोलते हैं। अब जनता रूल का मतलब ये जनता का रूल नहीं है, मतलब लोगों का रूल नहीं है। जनता जो वर्ड है आपका मिलिट्री से संबंधित है, तो मिलिट्री रूल फिर से वहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी खत्म है और लोग जो है वहाँ से भाग रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बल्ले बल्ले हो गया है, चौथे नंबर पे आ गया है, दुनिया में चौथे नंबर पर आ चुका है और इसने हराया है रशिया को। हालांकि एक रोचक बात यह है कि रशिया का जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोनों आसपास ही थे, दोनों का तेजी से नीचे गिर रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तेजी से गिर रहा था, लेकिन रशिया का और तेजी से गिर गया तो इंडिया चौथे नंबर पे आ गया है। ये बात है। तो इस तरीके से हमने 2 मिनट में जो है मेन बातें जो है टॉपिक संबंधित यहाँ बात कर ली। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा देख सकते हैं आप वीडियो। देखिए, ईपीएफओ का जो है करंट अफेयर और आपका सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो है पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा जो है चल रहा है, 2020 का क्रैश कोर्स। आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर पे आपको कॉल करना है जब आपको एडमिशन चाहिए यूपीएससी 2021 का। इसमें जो है टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल होगा टोटल, और 1-to-1 डिस्कशन होगा, जो कि और कहीं नहीं होता है इस लेवल पे। देखिए, अब पहला टॉपिक LGBTIQ फ्रीडम जोन। ठीक, कहाँ बनाया गया? यूरोप में बनाया गया है। यूरोप की जो संसद है, यूरोपियन संसद है, उसने ये कहा है कि 27 मेंबर ब्लॉक में LGBTIQ फ्रीडम जोन बनाया जाएगा। ठीक, और ताकि मतलब उनके राइट्स का संवर्धन, संरक्षण और जो है आपका प्रमोशन हो सके, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कौन 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 है अभी करंटली देखा जाए तो अब देखो, ब्रिटिश तो रहा नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं है, इधर बॉस्निया नहीं है। ठीक, ऑफिशियल कैंडिडेट ये कौन सा रिकॉग्नाइज्ड एज पोटेंशियल कैंडिडेट अभी है नहीं। ठीक, और आपका जो है ये सब जो है ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। सर्बिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, कोसावा हो गया, ठीक, मैसिडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया। ठीक है, और ये वाली जो है ये क्या है, ये तो सी है, बाल्टिक सी, और ये वाला हो गया। ठीक है ना आपका। और इसमें जो है रिसेंटली डिपार्टेड कौन है भाई साहब? यूके हो गया। ब्रेग्जिट आप लोगों ने सुना ही था। ब्रेग्जिट से रिलेटेड 2 चीज़ें क्या होती हैं, एक होती है लिस्बन ट्रीटी और दूसरा होता है आर्टिकल 50, जिसके अंतर्गत इनको जो है बाहर निकलने का पूरा उसमें प्रोसीजर होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो, इसमें ऑफिशियल कैंडिडेट जो है आपका टर्की भी है। टर्की एशिया का भी पार्ट आता है इसमें और यूरोप का भी। अब देखो, यूरोप का रेजोल्यूशन जो है क्या है कि कई सारी वोटिंग अच्छी से हुई है, फ्रीडम जोन बना दिया गया है, सिंपल सी बात है। हालांकि लीगली देखा जाए तो सेम सेक्स मैरिज को जो है आपका 16 जो देश है वो मानते हैं, और वैसे तो मान्यता दी गई है, रिकॉग्नाइज करते हैं सेम सेक्स विवाह को, मतलब मैरिज को, से 27 में से 23 यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन लीगली कानून कहाँ बनाया गया? 16 कंट्रीज़ में। ठीक, कि आप भैया हाँ विवाह करो, सेम सेक्स विवाह करो, मजे करो। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ द LGBTIQ जो पर्सन्स होते हैं,
कहीं पे भी जा सकते हैं, वो कहीं से आराम से रह सकते हैं, अपना जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन खुले अपना बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब उनको कोई डर नहीं होना चाहिए कि सहिष्णुता जो है नहीं रहेगी उनके खिलाफ, इंटॉलरेंस नहीं, मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव भाव नहीं होगा, कोई परसिक्यूशन नहीं होगा उनका, मतलब ये नहीं कि जेल में डाल दिए गए। और जो लेवल की जो शासन की हर लेवल पे अथॉरिटीज जो बैठी हुई हैं, वो सब उनको जो है संरक्षण संवर्धन करेंगी, उनको समानता दिलाएंगी, उनके जो मूल अधिकार हैं उन सबकी संरक्षा आपका जो है की जाएगी। ठीक, ये बात हो गई है। लेकिन यहाँ पे स्टेट का जो पोलैंड है, अच्छा ये क्यों आया है, क्योंकि पोलैंड में क्या है कि उन्होंने 100 LGBTIQ आइडियोलॉजी फ्री जोन बनाया, मतलब इस तरीके की आइडियोलॉजी से परे, मतलब मुफ्त, मतलब ये जो चीज़ है ये LGBT को नहीं मान रहे हैं। ठीक, इसको जो है थोड़ा सा ये समझते हैं कि नहीं ये हम नहीं मानते इसे। तो 100 ऐसे उन्होंने बनाए थे पोलैंड ने। और इसमें देखने वाली बात यहाँ पे है कि पोलैंड भी वैसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ठीक है, पोलैंड भी है और ऑस्ट्रिया भी है, ये रहा। ठीक, तो लेकिन जो है अब ये यूरोपियन यूनियन संसद का है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक, पोलैंड ने ऐसा ये 100 LGBT आइडियोलॉजी फ्री जोन बनाए थे। और LGBT का फुल फॉर्म क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्यूअर। अब ये देखो, आप लोग बहुत होशियार हो, मैच्योर हो, खुद आप लोग इसको देख लेना, और हो सकता है कई लोग को तो इसकी डेफिनेशन बहुत कंठस्थ तरीके से याद होगी, मैं समझ रहा हूँ। तो देखिए LGBTIQ जो राइट है पोलैंड और हंगरी में, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, हंगरी की बात हो रही है, ऑस्ट्रिया की बात नहीं हो रही, हंगरी की। ठीक, हंगरी और पोलैंड जो है ये नहीं मानते हैं सेम सेक्स, उसको LGBT के राइट्स को नहीं मानते हैं ज़्यादा। ठीक, पोलैंड जो है सेम सेक्स और ये सबको सिंगल अच्छा यहाँ पे क्या है, ये चिल्ड्रंस को भी अडॉप्ट नहीं करने देते हैं। ठीक, अब जैसे दो गे हैं तो वो कैसे उनका बच्चा होगा, हो ही नहीं सकता। तो उस चक्कर में क्या है, वो लोग अडॉप्ट करने जाते हैं बच्चे को, तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो पोलैंड में ऐसा रूल है, लेकिन वो लोग क्या है फिर सिंगल पेरेंट की तरह की तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, वहाँ जुगाड़ लगाते हैं वो लोग। LGBTIQ कम्युनिटी जो है पोलैंड में, ये उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है, हेट स्पीच, और पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। और गवर्नमेंट भी काफ़ी, अब वहाँ के प्रेसिडेंट ही जो है वो खिलाफ हैं LGBT के। हंगरी में कुछ ऐसी ही चीज़ है, वहाँ पे कैथोलिक सोशल एजेंडा जो है, अब देखो जो क्रिश्चियनिटी है वो भी दो में बटे हुए हैं। ठीक, एक तो जो है आपके कौन है, ऑर्थोडॉक्स, ठीक, कैथोलिक जो हो सकते हैं ये थोड़े कट्टरवादी हैं, और दूसरे कौन से हैं, प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स थोड़े लिबरल हैं, ये मतलब रीज़न बेस्ड रैशनैलिटी इन सब पे काम दिमाग लेते हैं, दिमाग से काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो कहा गया है ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी के पत्थर की लकीर बने रहे, वो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हंगरी जो है फॉलो कर रहा है कैथोलिक समाज एजेंडा को। और इसमें जो है इनका एक टाउन है यहाँ पे, इन्होंने नाग्या काटा एडॉप्टेड रेजोल्यूशन किया था कि हम डिसेमिनेशन एंड प्रमोशन जो होगा LGBTIQ प्रोपेगेंडा को, उसको बैन कर दिया था उन्होंने। ठीक, लेकिन एक मंथ के बाद कंट्री के पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कम्युनिटी राइट्स को, मतलब LGBT को कोई यहाँ पे वो राइट नहीं है। इंडिया में अगर देखा जाए तो कई सारे केसेस हुए जिसमें कि आखिरी कड़ी ये है कि सेक्शन 377 को जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब जो भी एडल्ट है, ध्यान रखना, एडल्ट और जो है बेस्टियलिटी नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है बेस्टियलिटी, ये मतलब होता है कि इंसान इतना बड़ा जानवर बन जाए कि जानवरों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, तो उसको बोलते हैं बेस्टियलिटी। समझ में आई ना बात? तो ये वाली बात है, एडल्ट हैं और बेस्टियलिटी नहीं कर रहे हैं तो आप 370 के अंदर आप अगर कंसेंट के साथ जो है अपना प्यार को दर्शा रहे हैं, कर रहे हैं अपना, तो वो सब चीज़ें जो है कोई भी मतलब क्रिमिनल उसमें नहीं आएंगी। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में। ठीक, अब LGBT लेकिन क्या है कि ज़मीन पे देखा जाए तो अभी भी उन लोग को मजबूर है वो लोग की जो है भीख मांगने के लिए, या तो देखा होगा आपने हिंजड़े और जो यूनक्स होते हैं ये सब लोग भीख मांगते हैं, अपने किसी का बच्चा हो रहा है तो वहाँ जाके जो है पैसे मांगते हैं, नाचते हैं, ये काम करते हैं, तो उन तब उनको पैसा मिलता है। तो काफ़ी अभी लीगली तो आ चुका है, लेकिन अभी जो है समाज में वो चीज़ इनकी जो है नहीं बैठ पाई है दिमाग में, ये वाली बात है। अच्छा, राजस्थान ने क्या कहा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो राजस्थान का है उसने 5 ऑफिशियल को नेग्लिजेंस के लिए पेनलाइज किया है, यानी कि उनको दंड दिया है। ठीक, सिंपल सी बात है, RTI एक्ट के अंतर्गत वो लोग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको जो है पनिशमेंट यहाँ पे दिया गया है। वो 5 ऑफिशियल थे, और ये इसलिए भी है कि कमीशन के खुद के नोटिस भी, आप समझना एक चीज़, पब्लिक की तो जवाब नहीं दे रहे थे वो लोग, और कमीशन ने जब नोटिस दिया तो इतने बड़े बदमाश हो गए थे कि उनका भी जवाब नहीं दे रहे थे। तो कमीशन ने कहा अच्छा रुको अभी दंड देते हैं। तो भाई ये वाली बात है। RTI एक्ट जो है ये जो भारतीय नागरिक हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पब्लिक नॉलेज की, जो मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं
उनके थ्रू, ठीक, सिर्फ उन्हीं से आप जवाब ले सकते हो, मांग सकते हो। और कुछ सेक्शंस ऐसा भी कहते हैं कि जैसे ऑफिशियल सीक्रेट है या फिर गवर्नमेंट को एनिमिटी ना हो जाए कंट्रीज़ के बीच में, तो उस बहाने पे मना भी कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी। ये एक्सेप्शन से अपवाद है, ठीक। और वैसे आरटीआई में कहा गया है कि खुद से ही सेल्फ डिस्क्लोजर होना चाहिए वेबसाइट पे, कहीं पे आपका जो है खुद से प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स होना चाहिए, ताकि मांगने की जरूरत ही ना पड़े लोगों को, आप खुद ही इन्फॉर्मेशन सारी डाल दो, ठीक। इससे क्या होता है, एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, दूसरी जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन इसको टूथलेस एक्ट बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ा दी लेकिन जवाबदेही कुछ नहीं है, ठीक। तो ये थोड़ा सा मेंस के हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस हो गई। और यहाँ पे फ्रॉम द ऑफिसर डिपार्टमेंट जो है आप टाइम बाउंड मैनर में उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, टाइमली मैनर में। और ये 15/2005 में आया था, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ 2019 में। अमेंडमेंट क्या हुआ कि देखो, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसने एक्चुअली आरटीआई एक्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, अपने फेवर में अपनी पावर बढ़ा ली है, अपने आप को ज़्यादा सशक्त बना लिया। कैसे? इन्होंने संशोधन किया 2019 में। ये एक तो टर्म जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका टर्म पहले 5 साल होता था, अब उन्होंने कह दिया टर्म हम बताएंगे। और अभी रूल्स निकाले थे उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये लॉ तो हुआ पार्लियामेंट से पास, ध्यान रखना, ठीक। तो ये उन्होंने तो टर्म क्या होगा ये खत्म कर दिया, पहले 5 साल था, अब उन्होंने रूल्स निकाले उसमें 3 साल बता दिया है, ठीक। दूसरा जो है, जो क्या सैलरी मिलेगी, ये पहले इसमें मतलब फिक्स था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके बराबर ही सेंट्रल का इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बराबर मिलेगी सैलरी, ठीक। तो इससे लिंक थी। अब इन्होंने कह दिया है कि हम बताएंगे, जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। इसी तरीके से जो भी पेंशन वेंशन अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दी जाती थी तो उसका कुछ पोर्शन जो है अभी काट लिया है, क्योंकि पेंशन तो जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब मिलेगी ना, तो अभी कुछ काटना वाटना होता था, ये सारा प्रोविजन पूरा ही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ा दिया है, मतलब कि रिमूव, रिड्यूस्ड और यहाँ से जो है हटा दिया गया है। आपका ये अमेंडमेंट जो 2019 में है, यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिंग डाउन बेंजीन इमिशन एट फ्यूल आउटलेट सेज पैनल। ईंधन आउटलेट पर बेंजीन उत्सर्जन में कमी लाएं, ऐसा समिति ने बोला है। समिति कौन है? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाई थी केरला के लिए, ठीक। ये वाली बात है। ज्वाइंट कमेटी अपॉइंटेड बाय द एनजीटी फॉर स्टडिंग एयर पोल्यूशन हैज गिवन रिकमेंडेशन फॉर केरला। एयर पोल्यूशन संबंधित जो एनजीटी के द्वारा एक कमेटी समिति बनाई गई थी, उसने बोला है कि केरला में हमने कुछ सिफारिशें की, केरला में कैसे जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। ये ज्वाइंट कमेटी जो है, इसमें कई सारे लोग थे, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थे, सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थे, ये भी संवैधानिक यानी कि वैधानिक निकाय है। आपका CSIR, नीरी, ये सुना होगा चेन्नई वाले, ये सब लोग थे इस समिति में। समिति ने बोला है कि इसने क्या एसेस किया है, मूल्यांकन किया आपका जो एयर क्वालिटी किस तरीके की है स्टेट में, जैसे और कुछ सिटीज़ में, जैसे थिरुवनंतपुरम, कोलम, कोच्चि, अल्पजा, कोझिकोड, थिसूर, कसारगोड, कन्नौर, ठीक। केरला बहुत ही ज़्यादा प्यार है यूपीएससी को केरला से। जरूर वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट, नेशनल पार्क अच्छे से कर लेना। पहले मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज करा चुका हूँ, वाली रिवाइज करिएगा आज, ठीक। आज काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे वो भी देना है आप लोग को होमवर्क, तो तैयार रहिएगा यहाँ पर। रिकमेंडेशन क्या है आज? इंस्टॉलेशन ऑफ वेपर रिकवरी सिस्टम। अब ध्यान रखना, बेंजीन को रोकना है, ठीक। तो आपको क्या लगाना है, आपका ये पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलाने जाते हो तो उससे ये बेंजीन जो बहुत निकलता है, वहाँ उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप पे ही। तो वहाँ पे वेपर रिकवरी सिस्टम यानी कि वाष्प एकत्रण जो है प्रणाली को आप लगाइए फ्यूलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे हो जाएगा। डीजल व्हीकल की रेट्रोफिटिंग करो, पार्टिकुलेट में फिल्टर लगा दो, ताकि उससे भी पेट्रोल, अब भाई पेट्रोल आप डालते हो तो गाड़ी में डालते हो, वहाँ से भी तो उड़ सकता है, तो ये पार्टिकुलेट फिल्टर आप वहाँ पे लगा लो, उससे भी एयर क्वालिटी होगी। बैटरी ऑपरेटेड जो है व्हीकल चलाओ, ये सब सिफारिश दी है उस समिति ने। ओल्ड डीजल व्हीकल ने खत्म करो, उनको बैन करो। ग्रीनिंग ऑफ ओपन एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। जो रोड हैं, ट्रैफिक कॉरिडोर्स हैं, उनके आसपास भी ग्रीनरी लगाओ, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। और शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन ने ये कहा है कि जो ऐसे व्हीकल आपने देखे होंगे रोड पे, बिल्कुल भयंकर काला धुआं फेंकते ही जाते हैं, समझ रहे हो, तो उनको तो तुरंत ही बैन कर दो। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से बोला गया है, यार देखते ही मुंह पे ही तुम्हारे काली किए दे रहा है, जा रहा है तुम्हारे मुंह पे धुआं उड़ाते हुए, तुरंत उसको जो है नत्थी करो, ठीक। इसके बाद क्या है, आप वेट और मैकेनाइज्ड वैक्यूम स्वीपिंग ऑफ रोड भी करो, ताकि डस्ट वस्ट उड़े ना। जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे डस्ट पोल्यूशन बहुत होता है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल हरी हरी जो है पूरी
लो हरा कर ही लें इसे। हरी हरी पूरी जो है वो एक शीट लगा देते हैं ताकि जो है धूल बालू और ये सब उड़े ना। ठीक, ट्रांसपोर्ट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी ऐसी, जो गाड़ी से अगर आप लेके जा रहे हो तो उस गाड़ी में क्या होना चाहिए, वो ढकी होनी चाहिए गाड़ी। ठीक, ये देखो बढ़िया ट्रक है, टाटा का है लग रहा है। ठीक, इसके बाद क्या नीड क्या है इसकी, नीड यही है कि जो पेट्रोल रिफिलिंग स्टेशन है वहाँ पे बेंजीन का बहुत ज़्यादा जो है एमिशन उत्सर्जन होता है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी होता है, वीओसी इसको बोलते हैं, लाल लाल गले दिख नहीं रहा। ठीक, और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसंट्रेशन। ठीक, ये डायमीटर होता है, जो एक कोई कण है मान लीजिए जो दिखता नहीं आंखों से, 2.5 जो है आपका कंसंट्रेशन। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा होता है पार्टिकुलेट मैटर, और वेपर रिकवरी सिस्टम लगा के बेंजीन को रोका जा सकता है। बेंजीन जो है एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, C6H6 होता है, और ये 6 जो है कार्बन और 6 जो है हाइड्रोजन एटम बने होते हैं। नेचुरल कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये क्रूड ऑयल से निकलता है नेचुरली, और आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। ये एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल का यह है, ये मतलब उसके द्वारा भी बनाया जाता है, इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल। ठीक, आपका क्रूड ऑयल भी है, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल भी है। ठीक, और ये जो है ड्यू टू साइक्लिक कॉन्टिन्यूस पाई बाउंड बिटवीन द कार्बन एटम, बेंजीन इज क्लासिफाइड एज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये मतलब कुछ ज़्यादा लेवल की होगी, इसको छोड़ दो आप, कोई फायदा नहीं इसका। ठीक, अगला क्या है कि म्यांमार से आने वाले प्रवासियों पर रोक। ठीक, स्टॉप इन्फ्लेक्स। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिफ्यूजी और एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन टेम्परेरी हो सकता है, और ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट के साथ या फिर नहीं भी हो सकता है कि भैया आप इस कंट्री से निकल गए, ठीक, इसके थ्रू निकल गए, कोई बात नहीं ये, लेकिन आप आके रिफ्यूज ले लिया, वहीं रुक गए, और आपके पास जो है कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वीज़ा कुछ नहीं है, तो आपको रिफ्यूजी माना जाएगा। अब इसमें भी एसाइलम तब माना जाता है रिफ्यूजी को जब ये कि जिस कंट्री में, मान लीजिए जिस कंट्री में से गुजर रहा था, यहाँ पे इसने कहा कि हम भैया आपके यहाँ रुके हुए, आप हमको संरक्षण दे दो, तब ये एसाइलम कहलाएगा। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक, अब करते हैं काम। अब देखो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी कहा है कि जो म्यांमार से सटे हुए हमारे राज्य हैं भारत के, और आज इसी से संबंधित आपका होमवर्क भी है, बिल्कुल ताली बजाइए तुरंत। देखिए इसमें क्या है, आपका जो ये वाला एरिया है यूपीएससी का बहुत ही जो है आपका बहुत ही प्यारा दुलारा ये एरिया है। इससे रिलेटेड आपको आज जो है फिजिकल, पॉलिटिकल, जितनी भी कल्चरल, ठीक, मैपिंग वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है। कितने स्टेट हैं, कौन से नेशनल पार्क है, कौन सी नदियां जाती हैं, उनकी कौन सी सहायक नदियां हैं, सब कुछ, कौन से हिल्स हैं, लुशाई हिल कहाँ है, ब्लू माउंटेन कहाँ है। कई लोग तो नीलगिरी और ब्लू माउंटेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं नीलगिरी को इंग्लिश में लिख दिया है ब्लू माउंटेन, तो वो ब्लू माउंटेन को जो है कहाँ बता देंगे, तमिलनाडु में, बल्कि ब्लू माउंटेन है यहाँ पर। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। मिजोरम, अब देखो यहाँ त्रिपुरा म्यांमार से टच नहीं कर रहा है, ठीक, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट जो हैं आपके म्यांमार से टच करते हैं। ये सब चीज़ें, जैसे वेलोंग यहाँ पे पड़ता है जो भारत का सबसे पूर्वी गांव है, ठीक, तो ये वाली सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आज आप लोग के लिए बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होमवर्क है। ठीक, तो ये वाली चीज़ हो गई, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी भी दी हैं। गाइड मेरे से आप पूरा करवाइए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाउट सब पूछिए, लेकिन आपको ही मैं तैयार करूंगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही बैठना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से कहा है कि भैया कुछ इंतज़ाम करो, यहाँ पे मिलिट्री रूल लग गया है म्यांमार में, यहाँ से लोग जो है शांतिप्रिय देश भारत में भागने की कोशिश करेंगे, तो ये सब मत करो। और वैसे भी भारत जो है उसने जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 वाला, और उसके बाद उसमें संशोधन हुआ 1967 वाला। रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 वाला क्या था, वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज तक ही सीमित था। 1967 में वो पूरे वर्ल्ड में सीमित हो गया। लेकिन इन दोनों को ही भारत ने ना आज तक साइन किया है, ना उसको करने की ज़रूरत है। भारत इसको साइन किए बिना ही अगर देखा जाए तो भारत ने रिफ्यूजीज़ को हमेशा वेलकम किया है। भारत जैसा देश इस दुनिया में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सीना ठोक के कह सकता हूँ। समझो कैसे। भारत ने जो है तिब्बतियन जो शरणार्थी थे उनको देखो सबको शरण दे रखी है। भारत ने मतलब लड़ भी लिए 62 में चाइना से
जो है हमें थोड़ी बहुत चोट भी लगी, लेकिन हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। हम जिसको जो है अपना बनाते हैं उसको उसके साथ हमेशा रहते हैं ज़िंदगी भर। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। तिब्बत का जो है, आप अगर धर्मशाला में आप देखो, वहाँ जाके उनकी एग्जाइल में पार्लियामेंट सब कुछ है, ठीक, तिब्बतियन की, आपके बुद्धिज्म पूरा सब कुछ है। आप वैसे अगर देखो तो कई सारे शरणार्थी जो हैं, चाहे अफगानिस्तान से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, चाहे बांग्लादेश से आए हों, आसाम में रह रहे हों, कितने लोगों को हमने जो है शरण दी अपने यहाँ, ठीक। तो ये हम इसको, हमारा ये लिए जरूरी नहीं है कि हम इसको कन्वेंशन को ज्वाइन करें, हम उसके बिना भी काम कर रहे हैं। हालांकि अगर क्वेश्चन आता है तो ज्वाइन नहीं कर रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद रीज़न क्या है कि भैया मिलिट्री वहाँ पे क्रैकडाउन हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया, वहाँ से लोग जाएंगे। और इंडिया का स्टेटमेंट ये है कि रिफ्यूजी स्टेटस हम किसी भी, हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम रिफ्यूजी स्टेटस दें किसी। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कह रहा है कि किसी भी जो स्टेट है, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उनके पास कोई भी इस तरीके की शक्ति नहीं है कि वो रिफ्यूजी स्टेटस दे किसी भी फॉरेनर को। समझ में आ गया? और भारत सिग्नेटरी भी नहीं है यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कन्वेंशन को, 1951 वाला, जिसका जो है 1967 का प्रोटोकॉल भी है, जो मैंने अभी आपको बताया। मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो 4 स्टेट हैं, आसाम राइफल यहाँ पे लगी हुई है, इन्होंने कहा कोई भी इलीगल इन्फ्लक्स होता है इंडियन टेरिटरी में, इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे, तो इसको रोकिए आप, सीधी सी बात है। और सरकार के पास बहुत काम है, ऐसा लगता है हम लोग लाछन लगाते हैं सरकार के ऊपर, लेकिन जिसके पास काम होता है वही है, फिर भी जो है कितना वो लोग सही सुरता से काम हमारे साथ कर रहे हैं, आप जानते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी जो है आपके मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इनसे कहा गया है कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस लगाओ इंडियन म्यांमार बॉर्डर पर। आसाम राइफल को जो है इम्प्लीमेंट करो, वहाँ पे जो है आप उनको लगाओ, और अलर्ट रहो, इंडियन टेरिटरी में जो है फालतू के जो इन्फ्लक्स हमें नहीं चाहिए। आसाम में जैसे आज अभी क्या चलता है बवाल कि बांग्लादेशी सब घुस आए हैं और हम जो है हमारे यहाँ सब रिसोर्सेज खाए जा रहे हैं, जॉब खाए जा रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं इसके अलावा। हालांकि वहाँ पे है भी, ऐसा हुआ भी था 1971 के बाद, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। CAA हुआ, आपका NRC डेट जो हुआ, ये सब देख रहे हो, सब आसाम में बांग्लादेशी जो है घुस गए हैं, इस मामले पे ही देख रहे हो कितना बवाल कट रहा है। तो अगर हम आज ही जो है म्यांमार में को रोक लें इस चीज़ को, तो कितने ज़्यादा बवाल और हमारा खर्चा रुक सकता है, टैक्स पेयर मनी बच सकता है, ये समझ रहे हो? तो ये जरूरी स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 वाला जो है, ये इसको जो है जिनेवा कन्वेंशन भी कहा जाता है, 28 जुलाई 1951 में आया था। यूनाइटेड नेशन का मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ठीक है, बहुपक्षीय संधि है, जो कि ये बताती है कि रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या है, और ये भी बताती है उसके अधिकार क्या हैं, जो भी कोई इंडिविजुअल आता है, और क्या दायित्व हैं उस नेशन के जो उसको असाइलम ग्रांट करता है, शरणार्थी जो है ग्रांट का स्टेटस ग्रांट कर देता है। समझ में आ गया? पहले मैंने ये, अब ये वाला आपने सुन लिया होगा तो कई सारे आपके डाउट एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक तो प्लीज़ किया करिए। और जो लोग, हाँ, जो लोग जो डिसलाइक करके चुपके से भाग लेते हैं ना यार, थोड़ा डेली आया करो, कभी कभी करते ही नहीं हो यार, तुम ऐसा मत करो, रोज आओ तो अच्छा लगता है। तो ये वाली चीज़ है। दूसरा ये है कि इट डिफाइंड द रिफ्यूजी की कौन है, और रिफ्यूजी के राइट्स क्या हैं, और जो स्टेट्स इनको रिफ्यूजी की तरह मान रहे हैं, सैलम दे रहे हैं, उनका क्या लीगली दायित्व क्या है, कानूनी दायित्व क्या है। रिफ्यूजी कन्वेंशन, आप देखो बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, हो सकता है ये ना पूछे ये पूछ ले, तो अब क्योंकि ब्रॉड रीडिंग मैंने इतनी करी है तो मैं आप लोग के साथ ये सब साझा करता हूँ। रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है, जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, ठीक, सार्वभौमिक जो आपका घोषणा जो करी गई थी ह्यूमन मानव अधिकारों से रिलेटेड 1948 में, 30 हैं ये आर्टिकल, उसमें से जो आर्टिकल 14 है उसमें कहा गया है कि रिफ्यूजी कन्वेंशन से रिलेटेड ही उसको बनाया गया है 1967 प्रोटोकॉल में, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे पूछ लिया रिफ्यूजी कन्वेंशन किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 14, 1967 के प्रोटोकॉल जो रिफ्यूजी को पूरे विश्व में बना दिया गया था। पहले ये सिर्फ यूरोप तक सीमित था, इंडिया इसका मेंबर चाहे कोई हो नहीं है। अब देखो, एक होता है सिद्धांत नॉन रिफॉलोमेंट गारंटी का। इसमें सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ फला कंट्री से, XYZ कंट्री से आपके यहाँ मान लीजिए कोई शरणार्थी आए, तो आप उनको मत भेजो वापस। ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलोमेंट है। ये कहता है क्यों? क्योंकि इस जो बंदा आपके यहाँ आया है वो वहाँ से माइग्रेशन हुआ है,
पुश माइग्रेशन हुआ है, सॉरी, क्योंकि उसको वहाँ से भागना पड़ी अपनी जान माल के खतरे की वजह से। तो अगर आप उसको वापस भेज दे रहे हो और वहाँ पे जाके आपको ये पता है कि पक्का इसको मार काट दिया जाएगा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलोमेंट जो कि इसी रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंतर्गत आता है, वो कहता है कि आप उसको मत भेजो वापस। ठीक। नो वन शुड रिटर्न टू कंट्री वेयर दे वुड फेस टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, अदर इररिपेरेबल हार्म, मतलब जिसका जो है वापस हो ही नहीं सकता है। ठीक, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ है, प्रिंसिपल बताता है ये। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। अब जो है हम आ गए हैं चौथे नंबर पे दुनिया। ब्लूमबर्ग नाम से एक रिपोर्ट आई, उसने बताया कि रशिया को हमने पीछे कर दिया, हम वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट हमारे पास फॉरेक्स है। फॉरेक्स से संबंधित सारी जानकारी मैंने इसमें दे रखी है, अभी तुरंत बताऊंगा। रीज़न क्या है स्ट्रॉन्ग रिजर्व पोजीशन का, दोनों में ही जो है हमारे रिजर्व घट रहे थे, लेकिन रशिया के और तेजी से घट गए और हम चौथे नंबर पे आ गए। ये वाली बात है। इंडिया पुल्ड हेड, डिक्लाइन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। और हम लोग कुछ इकट्ठा भी कर रहे हैं, क्यों? अपने यहाँ जो है फॉरेक्स को इकट्ठा भी कर रहा है भारत। वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में और बाकी जगह पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये लोग एकदम से भाग जाएं अगर भारत की इकोनॉमी से, तो हमारे पास कम से कम इतना तो फॉरेन रिजर्व होना चाहिए ना, कि हम जो है संभाल पाएँ अपनी अर्थव्यवस्था को। ये चीज़ है। और मैं भी एक चीज़ आपको बताता हूँ कितना मतलब आप लोगों को कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मार्च 13 को आरबीआई ने कहा था कि हमारी फॉरेन करेंसी होल्डिंग जो है $4.3 बिलियन से गिरी, लेकिन और हो गई $580 बिलियन। लेकिन रशिया की भी गिरी और वो पहुंच गई $580.1 बिलियन पर। ठीक। और हमारे पास जो है कुछ जो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो रहा है, वो भी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ। इंडिया के रिजर्व जो है वो इनफ है टू कवर रफली 18 मंथ ऑफ इम्पोर्ट। अब इसको बोलते हैं इम्पोर्ट कवर। और आप यकीन मानिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्ट कवर क्या होता है, इकोनॉमी में यही क्वेश्चन पूछ लिया था। अब लोग इसको पढ़ते रहते हैं, निकल जाते हैं आगे, वो ढूंढते हैं अरे कुछ बहुत आएगा यूनिक चीज़। इम्पोर्ट कवर ही उन्होंने पूछ लिया कि बताइए इम्पोर्ट कवर से आप क्या समझते हैं। ठीक। तो वो जो है फॉरेक्स रिजर्व आपके पास कितना है कि बाहर से मान लीजिए क्रूड ऑयल आपने इंपोर्ट किया, तो क्रूड ऑयल के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं जो उनकी फॉरेन करेंसी आपको देनी पड़ती है, या फिर कुछ भी और चीज़ें फॉरेन करेंसी। तो आपके पास फॉरेन करेंसी होगी तभी आप उसका पेमेंट कर पाओगे। तो 18 महीने का इंपोर्ट का हम अपने जो है फॉरेक्स से जो है उसका पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ बोली जाती है इंपोर्ट कवर। ठीक। और कई सारा जो है अकाउंट, करंट अकाउंट सरप्लस भी हो गया है। ये भी बताता हूँ क्या, राइजिंग इन्फ्लोज में स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, एफडीआई बहुत बढ़ गई है। अब देखो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किसी देश में आयात और निर्यात, ये जो होता है इसको बोला जाता है। अगर एक साल से ज़्यादा हो रहा है या लमसम अमाउंट हो रहा है किसी साल में कई सालों के लिए, तो उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट में लिया जाएगा, पूंजी अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या होगा, एक साल के अंतर्गत हो रहा है और जो है उसको क्या है, ट्रेड है, मतलब विजिबल ट्रेड है, क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर। और इनविजिबल ट्रेड है, यानी कि सर्विसेज से कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा रेमिटेंस हो रहा है, आप भेज रहे हो वहाँ से जो है केरला में का व्यक्ति जो वहाँ काम करता है सऊदी में, वो वहाँ से केरला में पैसा भेज रहा है, डोनेशन भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है। ये डोनेशन वो मत समझना जो वैसे चलती है। ठीक। इनकम है, कोई प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कोई आपने लोन दिया है, कुछ किया है तो उसका इंटरेस्ट वापस कर रहे हो या ले रहे हो। ठीक। डिविडेंड दे रहे हो, लाभांश दे रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं करंट अकाउंट में आती है। अब यहाँ पे बोल रहा है करंट अकाउंट सरप्लस, जो भारत में बहुत कम होता है। यूपीएससी हो सकता है ये भी बोल ले कि बताओ करंट अकाउंट सरप्लस जो है हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है कई सालों से। नहीं, इस साल हुआ है, ध्यान रखना। ठीक। इससे पहले 2008 के आसपास हुआ करता था। तो ये चीज़ है करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये है कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। ठीक। इनविजिबल विजिबल दोनों को मिला के हमने जो है निर्यात ज़्यादा किया है, आयात कम किया है। ठीक। इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, ये होता है करंट अकाउंट सरप्लस। और इसी तरीके से अगर जो है आपका कैपिटल अकाउंट में देखोगे तो इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई, एफआईआई, गवर्नमेंट और ईसीबी। ईसीबी क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बाहर से बोरोइंग करते हैं, इंडिया से नहीं लेते हैं। क्यों? बाहर बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा समय के लिए जो है, बहुत ही कम ब्याज और ज़्यादा समय के लिए जो है लोन मिल जाता है। ठीक। लेकिन उसकी वापस किस में करना पड़ता है, रुपए में नहीं, फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। इसीलिए जो है मसाला बॉन्ड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मसाला बॉन्ड क्या है बताओ आप लोग जो है कमेंट करके, और जो लोग पेड ग्रुप में वो लोग वहाँ पे लिख सकते हैं अपना होमवर्क में। ठीक।
बैंक अकाउंट एनआरआई का जो होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अरे एक कोई पूछ रहा था कि सर ये एनआरआई क्या है, भारतीय नागरिक होता है? अरे बिल्कुल होता है यार, क्या बात कर रहे हो। कहते सर इसका क्या फुल फॉर्म क्या, नॉन रिटर्निंग इंडियन है, मतलब वापस ही नहीं आने वाला भारतीय। ऐसा थोड़ी ना है यार, नॉन रेसिडेंट इंडियन यार, मतलब 180 दिन से ज़्यादा अगर भारत के बाहर रह रहा है तो उसको नॉन रेसिडेंट इंडियन बोला जाता है। ये चीज़ है, ये थोड़ी ना कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, कैसी बात करते हो। ठीक, तो सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व का, कि भाई फॉरेन जो इन्वेस्टर्स आके हमारे अर्थ इकोनॉमी में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो एकदम से निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम कम से कम अपने इकोनॉमी को संभाल सकें। हम जो है, जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, हम आराम से उसको कर सकें, उसकी भरपाई इम्पोर्ट कर सकें, कवर। इसके लिए भी है, जो भी लोन वोन लिए जा रहे हैं और जो कोविड की वजह से जो ज़्यादा मतलब दिक्कतें हुई हैं, इन सब से निपटने के लिए। और जो निवेशक हैं फॉरेनर, वो भी हमारे अंदर हमारे पास देखे भैया, हमारे पास इतना ज़्यादा फॉरेक्स है, तो हमारे यहाँ आएँ, निवेश करें। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनीज हैं, जैसे कि फिच, जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर। इकोनॉमी में कुछ भी आप टॉपिक ले आओ यूपीएससी से संबंधित, एकदम ऐसा समझा दूंगा कि कुछ भी आपको जो है और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ मैं जो बताता जाऊँ, डाउट पूछो, एक एक चीज़ सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, तो फॉरेन इन्वेस्टर है, फिच हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, मूडीज, ये पूरे इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ही टॉप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं। अब ये क्या है, कंट्रीज को जो है रेटिंग करती हैं। ठीक, ए प्लस प्लस, बी, ए प्लस प्लस, ऐसे करके करती हैं। जितनी अच्छी रेटिंग होती है उतना अच्छा उनको कम दाम पे, कम ब्याज पे लोन मिल जाता है कंट्री को। और जिस कंट्री की, किसी कंट्री की रेटिंग के हिसाब से वहाँ की कंपनियों को भी जो है लोन उसी ब्याज पे, मतलब उसी के हिसाब से ब्याज व्याज कम ज़्यादा मिलता है, लोन मिलता है, या फिर मिलेगा ही नहीं। पाकिस्तान जैसा अगर पहुंच जाके लोन दे दो, मारेंगे लात और भगा देंगे उसको, कहेंगे अब निकल यहाँ से, तेरी तो रेटिंग देने लायक भी नहीं है तू। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखा जाए इसमें, चाइना का सबसे ज़्यादा रिजर्व है पूरी दुनिया में, जापान का उसके बाद है, स्विट्जरलैंड का तीसरे नंबर पे अब हम। और ये किसकी टेबल के अनुसार है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टेबल के अनुसार है। ठीक, अच्छा फॉरेक्स रिजर्व में होता क्या क्या है ये समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपका यूएसए, आपका चाइना का रनमिनबी, ठीक, आपका जो है येन हो गया, ठीक है ना, ये सब यूरो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ये सब जो हार्ड करेंसीज है, मतलब कि उन किसी के पास भी चले जाओ तो वो आराम से उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब इनकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है। अब देखो हार्ड करेंसी, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल समझो। अगर तुम जिम्बाब्वे की करेंसी को लेके किसी के पास चले जाओ, अरे छोड़ो जिम्बाब्वे, अगर तुम पाकिस्तान की करेंसी को लेकर किसी के पास चले जाओ, कह दो कि ये जरा मुझे जो है, ये तुम 1 लाख पाकिस्तान की करेंसी ले लो और मुझे जो है यूएस डॉलर ले दो, तो भी क्या करेगा वो, वही करेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, वो जो है भगा देगा आपको। तो फॉरेन करेंसी एसेट में आपकी हार्ड करेंसीज होती हैं जिनकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी हो, पूरी दुनिया में ट्रेड सबसे ज़्यादा जिन करेंसी में होती है उनको हार्ड करेंसी बोला जाता है। गोल्ड रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं रखते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन रखते हैं। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन मैंने पिछले साल इस पे बहुत ही व्यापक तरीके से एक पूरा वीडियो इस पे बना रखा है। आप लोग जाके, आपको लिखना है SDR स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यूट्यूब पे आके लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि इससे मेंस में भी क्वेश्चन आया, इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, और मैंने इसको जो है पहले ही करा दिया था, जो है तो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट, और देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन इससे पूछा गया था। और जो लोग हमारे साथ हैं, रहे थे पिछली बार, उनसे पूछिएगा। और अभी उन्होंने मेंस दिया है, देखते हैं उनका क्या रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट है उनको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ये इसके कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, बैंक नोट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ये सारी चीज़ें रखते हैं, जो मैंने बता दिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम लोग का ये सेक्शन जो है कहलाता है कौन बनेगा IAS PCS। इसमें क्या होता है कि आप पढ़ें तो पढ़ें, लेकिन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जाम आवर में, एग्जाम के प्रेशर में, वो यहाँ समझाया जाता है। देखिए, संगय वोल्केनो जो है आपका, ये इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं। संगय वोल्केनो जो है इरप्ट हो गया 11 मार्च को, ये डेट वेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसने इजेक्ट कर दिया काफ़ी, मतलब राख का जो है बादल बना दिया, और कई ऊंचे तक चला गया, 8500 मीटर्स तक स्काई में चला गया। ठीक, अच्छा एक चीज़ बता दूं, पहले जो भारत पूरे अर्थ पे जो बारिश हुई, पहले भारत के बोल रहा हूँ यार, पहले जो अर्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, धीरे धीरे वॉल्केनो फटते रहे, जाते रहे, बादल बनते रहे, और फिर बहुत मिलियन ईयर तक बारिश हुई, जिसकी वजह से अर्थ ठंडी हुई। और तो मतलब ये जो हाइट में जा रहा है, ये उसी चीज़ को एक तरीके से दर्शाता है। क्लाइमेट पे भी काफ़ी असर पड़ सकता है, क्यों, बादल जो होता है वो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है।
समझ में आई बात। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ जोड़ के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके बेसिक्स उससे ज़्यादा जो है क्लियर होना जरूरी है। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाले भी हो चाहे जैसे भी हो निकाल लोगे। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। संगाई वॉल्केनो था, बिल्कुल सही बात। और ये जो है पीछे कई मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इटली में। इटली में नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। यह है इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ पे है आपका? है ये आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक, इक्वेटर के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास है। और वॉल्केनो, अब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो कौन सा बचा? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सी ऑप्शन बचा। ठीक, ट्रू पूछा गया था। वॉल्केनो जो है सदर्न मोस्ट स्ट्रेटो वॉल्केनो है और नदर्न वॉल्केनिक जोन है, एंडीज में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे एंडीज, अगर आपको मालूम होगा साउथ अमेरिका में ये पूरी जो है एंडीज माउंटेन जो है रेंजेस हैं, ठीक है ना। और जो नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है बताइए? रॉकीज। ठीक, ये ऐसे बिल्कुल एक एक चीज़ बार बार देखो, याद हो जाएंगी सब के सब। ठीक, इसी से रिलेटेड आप लोग के लिए क्वेश्चन आज का ये है, मतलब होमवर्क है, सॉरी। वॉल्केनो का आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए या फिर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। टाइप्स कैसे क्या होते हैं, जैसे कैल्डरा होता है, ठीक है ना, और भी कई सारे होते हैं। कंपोजिट होता है वॉल्केनो, जो मटेरियल के हिसाब से, उसके कंपोजिशन के हिसाब से, उसके जो है वो शेप के हिसाब से अलग अलग वॉल्केनो होते हैं, देख लीजिएगा। इक्वाडोर में पाया गया था और कई साल से मतलब ये मतलब एक्टिव है काफ़ी। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रांसजेंडर, फिर से आ गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बनाया गया है, उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट जो है सही है? इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत बताइए? द डेस्क जो ये बनाया गया है आपका, ये पहला है कि जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी, यानी कि देश में अपनी तरह का पहली लैंगिक समावेशी पुलिस विभाग की पहल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा अगर स्टेटमेंट आपको लगा सही है तो कौन कौन सा हो सकता है? पहला, दूसरा और ये तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला सी और डी, ए सी डी हो सकता है, क्योंकि दो तो है, तो बी नहीं होगा, ये आपने निकाल लिया। ठीक, और फिर थ्री वाला देख लेते हैं, अगर वो सही है कि गलत है उससे पता चल जाएगा। या फिर पहले वाले देख लेते हैं। पहले वाला तो मुझे लग रहा है कि, क्या आपको क्या लग रहा है बताइए? इट विल बी मैनेज बाई पुलिस लाइजेंस ऑफिसर, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई मेंबर होगा वो मिलके इसको जो है कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो तीसरा भी सही है। तो मतलब कि ए वाला तो नहीं हो सकता, तो सी और डी में से कोई एक होगा। ठीक, तो अब ये जब आपके दो टाइप के जब क्वेश्चन बचे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा सेकेंड रीडिंग में। ठीक, तो आप समझिए यहाँ पे जो तेलंगाना है वो वाला जो है, तेलंगाना में एक्चुअली ये पहला बनाया गया, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा सही। ठीक, पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है गच्चीबौली पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, तेलंगाना में बनाया गया है। मुझे लगता है, पूरा आशा है, विश्वास है कि आपको आज का जो है सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करना बहुत जरूरी है, हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्साह देता है, मोटिवेशन देता है और इंस्पिरेशन देता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा जो एक्सप्लेनेशन लाते रहें। और अगर आप लोग हमारे जो मैं होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन जो पूछता हूँ, जो भी वैलिडेशन देता हूँ, उसको आप लिखते हो, आंसर्स देते हो, कमेंट करते हो, तो ये आपकी दिमाग को एक्सरसाइज करता है, जो कि आपके जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित करने में बहुत आसानी कराता है। ठीक, अगर आप लोग को हमारा कंटेंट, हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो डायरेक्टली। पेड ग्रुप में भी वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहता है। यूपीएससी का नया पेड ग्रुप चालू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ का भी चालू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इन दो नंबर पर कॉल करके 8564880530 और 9696066089 पर। चलिए, फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।